हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, एसके संकल्प यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल। आज हम उत्तराखंड की क्लास लेकर आए हैं और उत्तराखंड में जैसे आपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कि उत्तराखंड प्रागैतिहासिक काल के अंदर हमने गुफाएं और शैलासरों का अध्ययन कर लिया था और लास्ट में हमने पढ़ा था फलसीमा गुफा के बारे में और अन्य सभी गुफाओं को उससे पहले हम कवर कर चुके थे। ठीक है, तो आज हम प्रागैतिहासिक काल जो उत्तराखंड में रहा है इस काल का अंतिम टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं और वो अंतिम टॉपिक का नाम है आपका कि प्रागैतिहासिक काल के उपकरण। ठीक है, तो बच्चों गुफाएं और शैलासरे हम सभी का अध्ययन कर चुके हैं, आप पिछली वीडियोज में जाकर देख सकते हैं। और आज जो हम अंतिम टॉपिक पढ़ेंगे उत्तराखंड प्रागैतिहासिक काल का, वो पढ़ेंगे कि उत्तराखंड प्रागैतिहासिक काल के अंदर उपकरण कौन कौन से पाए गए हैं और वो उपकरण किन किन स्थानों से पाए गए हैं और उनकी खोज करने का श्रेय किन व्यक्तियों को जाता है। ठीक है, ये छोटा सा टॉपिक है और आइए देखते हैं। अगर बच्चों उपकरण की हम बात करें तो कुछ ऐसे प्रमुख स्थान हैं जहां से प्रागैतिहासिक काल के उपकरण जो हैं वो पाए गए हैं। तो सबसे पहले बात बच्चे हम करते हैं यमुना नदी के किनारे। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि जो प्रागैतिहासिक काल के कुछ उपकरण हैं वो कालसी नामक स्थान से पाए गए हैं और कालसी नामक स्थान है बच्चों आपका देहरादून में। और देहरादून की बात अगर हम करें तो यमुना नदी के जो कगार है या यमुना नदी घाटी का जो क्षेत्र है, ठीक है, यमुना नदी के कगार पर देखिए कालसी में, कालसी आपका देहरादून में है और यहाँ जो यमुना नदी बहती है उस नदी के कगार पर आपके उत्तराखंड के अंदर प्रागैतिहासिक काल के उपकरण पाए गए हैं। ठीक है, अगर बच्चों हम दूसरी बात करें तो दूसरा स्थान आपका जो मुख्य है वो है आपका श्रीनगर। और श्रीनगर जो पड़ता है बच्चों वो पड़ता है आपका पौड़ी गढ़वाल में और यहाँ अलकनंदा नदी के कगार पर, अलकनंदा नदी की कगार पर। ठीक है, और बच्चों अगर हम तीसरी महत्वपूर्ण बात करें तो तीसरा वह महत्वपूर्ण स्थान कहां पर है जहां पर प्रागैतिहासिक काल के कुछ उपकरण देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो तीसरा प्रमुख स्थान पड़ता है आपका खुटानी नाला, खुटानी नौला या नाला आप बोल सकते हैं। और खुटानी नाला आपका पड़ता है नैनीताल जिले में। ठीक है, और चौथी बात करें बच्चों तो एक प्रमुख स्थान है आपका पश्चिमी रामगंगा नदी या आप कह सकते हैं अल्मोड़ा में। और अल्मोड़ा की बात करें बच्चों तो अल्मोड़ा के अंदर जो पश्चिमी रामगंगा घाटी का जो क्षेत्र है, पश्चिमी रामगंगा नदी की घाटी वाले क्षेत्रों में। ठीक है, तो ये चार ऐसे प्रमुख स्थान हैं जहां से प्रागैतिहासिक काल के उत्तराखंड के अंदर कुछ उपकरण खोजे गए हैं और इन स्थानों पर उपकरण खोजने का श्रेय किन व्यक्तियों को जाता है। आइए देखते हैं इन उपकरणों को खोजा किन व्यक्तियों ने था। ठीक है, तो अगर हम खोजने की बात करें बच्चों तो इन उपकरणों को जो खोजने का श्रेय जाता है, ठीक है, देखिए इन उपकरणों को जो खोजने का श्रेय जाता है वो किन व्यक्तियों को जाता है। तो दो इम्पोर्टेंट ऐसे उत्तराखंड के व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रागैतिहासिक काल के इन उपकरणों को उत्तराखंड के अंदर खोजा था। ठीक है, तो देखते हैं दो प्रमुख व्यक्ति वो कौन कौन से हैं। तो अगर हम पहले व्यक्ति की बात करें बच्चों तो पहले व्यक्ति का नाम है आपका केपी नौटियाल। ध्यान रखिएगा, आपने अक्सर उत्तराखंड में ये नाम सुना भी होगा, एक प्रसिद्ध नाम है उत्तराखंड का केपी नौटियाल। ठीक है, पहले व्यक्ति हैं आपके केपी नौटियाल जिन्होंने प्रागैतिहासिक काल के इन उपकरणों की खोज जो थी वो उत्तराखंड के अंदर की थी। ठीक है, अगर हम दूसरे प्रमुख व्यक्ति की बात करें बच्चों कि दूसरा प्रमुख व्यक्ति कौन था जिसने इन उपकरणों की खोज की थी। ठीक है, तो दूसरे व्यक्ति का नाम आपने बहुत सुना होगा, उनकी कई पुस्तकें भी प्रकाशित हुई हैं और उनका नाम है आपका यशोधर मठपाल। ध्यान रखिए, उनका नाम है आपका यशोधर मठपाल। ठीक है, तो कभी अगर बच्चों ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनर बनाता है कि इन स्थानों पर जो प्रागैतिहासिक काल के उपकरण उत्तराखंड के अंदर खोजे गए हैं तो उनको खोजने का श्रेय
किन व्यक्तियों को जाता है। ठीक है, तो एग्जामिनर क्वेश्चन ऐसे बनाता है कि उत्तराखंड में निम्न में से किन स्थानों पर या किस स्थान पर प्रागैतिहासिक काल के उपकरण खोजे गए हैं। ठीक है, तो इनमें से आपको एक ऑप्शन दे देगा या तीनों दे देगा। तो आपको 4 विशेष स्थान उत्तराखंड के ये याद रखने हैं कि कालसी जो देहरादून में है, यमुना नदी के कगार पर इस किनारे पर आपके उपकरण प्राप्त हुए हैं। दूसरा स्थान है श्रीनगर जो आपका पौड़ी जनपद में है, अलकनंदा नदी के क्षेत्रों में प्राप्त हुए हैं। और तीसरा स्थान है आपका खुटानी नाला और ये नैनीताल में है। और चौथा स्थान है अल्मोड़ा जो पश्चिमी रामगंगा नदी घाटी क्षेत्र में प्रागैतिहासिक काल के उपकरण प्राप्त हुए हैं। और इन चारों स्थानों के उपकरणों को खोजने का श्रेय केपी नोटियाल और यशोधर मठपाल नामक व्यक्तियों को जाता है। ठीक है, तो ये कुछ छोटा सा टॉपिक जो था जो पिछले चैप्टर का रह गया था। जब हमने उत्तराखंड स्टार्टिंग किया था तो हमने आपको बताया था कि इतिहास को 3 मुख्य भागों में बांटा गया है। पहला भाग था आपका प्रागैतिहासिक काल जिसका हम अध्ययन कर रहे थे, और इसके अध्ययन में हमने जाना था कि उत्तराखंड के अंदर प्रागैतिहासिक काल गुफाएं, और उत्तराखंड के अंदर साथ में जाना था कि सैला सरोवर की क्या स्थिति है। और उसका अंतिम टॉपिक था आपका उपकरण। कुछ उपकरण ऐसे हैं जो प्रागैतिहासिक काल के इन स्थानों पर प्राप्त हुए हैं और इन प्रमुख व्यक्तियों के द्वारा खोजे गए हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि इन व्यक्तियों ने उत्तराखंड में इन स्थानों पर कुछ उपकरणों की खोज की है। अगर बात करें बच्चों उपकरणों की, तो उपकरण एग्जाम में नहीं पूछता है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। उस समय जो इन्होंने पत्थर से या कुछ कह सकते हैं लोहे से जो कुछ बनाए होंगे उपकरण, जैसे इन्होंने छिन्नक बनाया होगा, एक चाकू टाइप से बनाया होगा, या अपने उपयोग के लिए कुछ ऐसे औजार इन्होंने पत्थरों से बनाए होंगे। तो इस प्रागैतिहासिक काल के ये उपकरण जो हैं इन 4 प्रमुख स्थानों पर प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो पहला जो भाग था उत्तराखंड के इतिहास का जिसे हम प्रागैतिहासिक काल के नाम से जानते हैं वो आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हमने दूसरा पार्ट पर आए थे। पिछली वीडियो में जाकर देखिएगा कि हमने उत्तराखंड को 3 भागों में बांटा था, जिसमें पहला भाग लिया था हमने प्रागैतिहासिक काल, और जिसमें दूसरा भाग लिया था हमने आधी ऐतिहासिक काल, और तीसरा भाग लिया था बच्चों हमने ऐतिहासिक काल का। ठीक है, तो पहला जो पार्ट था वो हमने कंप्लीट कर दिया है। अब हम दूसरे पार्ट की तरफ आते हैं जिसे हम आधी ऐतिहासिक काल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दूसरा पार्ट क्या होगा। तो दूसरा पार्ट आप हेडिंग डालिएगा उत्तराखंड आधी ऐतिहासिक काल। उत्तराखंड आधी ऐतिहासिक काल। ठीक है, अगर हम देखें कि उत्तराखंड आधी ऐतिहासिक काल की क्या स्थिति है और इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं कि उत्तराखंड आधी ऐतिहासिक काल का जो काल है वो क्या है। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं काल की बात करूं बच्चों, इसका समय है क्या, किस समय से किस समय तक के काल को आधी ऐतिहासिक काल कहा जाता है। तो देखते हैं, हमने बात की बच्चों सबसे पहले कि उत्तराखंड आधी ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं काल की। तो 3000 BC से लेकर 3000 BC से लेकर 3000 BC से 600 BC की जो बीच का काल था बच्चों, इस काल को बांटा गया है आपका आधी ऐतिहासिक काल में। ठीक है, समझिए इस चीज़ को कि उत्तराखंड के अंदर हम जो स्थिति पढ़ रहे हैं इतिहास की, उसमें आधी ऐतिहासिक काल का क्या काल था। ठीक है, तो हमने काल को बांटा है। पहला हमने कहा है काल 3000 BC से लेकर 600 BC के मध्य का जो समय रहा होगा, जो टाइम पीरियड रहा होगा, इस काल को हमने बोला है बच्चों क्या, आधी ऐतिहासिक काल। ठीक है, मतलब प्रागैतिहासिक काल और आधी ऐतिहासिक काल में अगर हम डिफरेंस करें, हमने पहली वीडियो में बताया था, सबसे पहले हमने बताया था प्रागैतिहासिक काल, दूसरी वीडियो में बच्चों हमने बताया था आधी ऐतिहासिक काल, और तीसरी में बताया था हमने कि तीसरा काल ऐतिहासिक काल कहलाता है। पहला जो प्रागैतिहासिक काल था वो कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड आधी ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो अब बच्चों अगर बात करें हम साक्ष्य की, ठीक है, साक्ष्य की बात करते हैं। साक्ष्य का अर्थ ये हुआ
कि आधे ऐतिहासिक काल में जो मानव रहा होगा उसने कितनी उन्नति कर ली थी, उसके उन्नति के क्या प्रमाण, क्या साक्ष्य हैं जिनसे पता हमें आधे ऐतिहासिक काल के बारे में चलता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं साक्ष्य क्या थे। वो साक्ष्य की अगर बात करें तो ध्यान रखिएगा, अगर आधे ऐतिहासिक काल के बारे में मैंने आपको प्रारंभिक वीडियो में भी बताया था, तो देखिए इसके अंदर दो प्रमाण मिलते हैं आपको लिखित प्रमाण भी मिले हैं और पुरातात्विक प्रमाण भी मिले हैं। ध्यान रखिए, आपको लिखित प्रमाण भी मिले हैं और पुरातात्विक प्रमाण भी मिले हैं। लेकिन अगर हम लिखित प्रमाणों की बात करेंगे आधे ऐतिहासिक काल में, तो लिखित प्रमाण मिले जरूर हैं लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सका है। ध्यान रखिए, आधे ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक जो साक्ष्य हैं वो मिले हैं, उसके साथ साथ कुछ जगह पर लिखित साक्ष्य भी हमें दिखाई दिए हैं, लेकिन वो जो लिखित प्रमाण हैं, जो लिखित साक्ष्य हमें मिले हैं बच्चों, वो पढ़े नहीं गए हैं। ठीक है, तो इसलिए जो प्रमुख स्रोत रहा है वो पुरातात्विक ही रहा है। लिखित प्रभाव हमें दिखाई दिया है, जैसे आपने पढ़ा होगा अक्सर, अभी कुछ पहले देखा होगा कि उत्तराखंड के एग्जामों में एक क्वेश्चन बहुत घूमता है बार बार कि उत्तराखंड में जो संख लिपि है, जो इनके लिखने की एक आधे ऐतिहासिक काल में लिखी गई है, ये जो संख लिपि है, इस संख लिपि को मैं बता दूं आपको पढ़ा नहीं गया है और ये उत्तराखंड के कुछ स्थानों पर लिखी हुई लगी है। ठीक है, हम इसको संख लिपि क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो लिखा गया ना, इसकी जो आकृति है वो शंख जैसी है, जिसे पढ़ा नहीं गया है। ध्यान रखिए, शंख जैसी आकृति होने के कारण इस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। इसलिए क्या काम किया बच्चों, इस लिपि का नाम हमने शंख लिपि रख दिया और ये आधे ऐतिहासिक काल से संबंधित लिपि है। और हमने पहले बताया कि आधे ऐतिहासिक काल में लिखित प्रमाण भी हैं और हमारे पास पुरातात्विक भी हैं, लेकिन पुरातात्विक प्रमाणों से ही हमें आधे ऐतिहासिक काल की जानकारी होती है। ठीक है, लिखित जरूर है लेकिन लिखित को पढ़ा नहीं जा चुका है अभी तक भी, जिनमें एक उदाहरण मैंने आपको बताया, उत्तराखंड में कई स्थानों पर शंख लिपि मिलेगी आपको, लेकिन शंख लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है, इसके बारे में हम जानकारी नहीं जुटा सके हैं। तो यहाँ केवल हमारे पास आधे ऐतिहासिक काल को जानने के जो प्रमाण हैं वो केवल पुरातात्विक हैं और पुरातात्विक प्रमाणों को हम अलग अलग पार्ट में कर पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं, आप नोट करते चलिएगा हर एक पॉइंट को मेरे साथ में, जो आपके एग्जाम के लिए आपकी स्टडी करते हुए जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो हम पढ़ेंगे लिखित प्रमाण तो हमारे पास नहीं है, तो आधे ऐतिहासिक काल को जानने के हमारे पास जो पुरातात्विक प्रमाण हैं, ठीक है, पुरातात्विक साक्ष्य हैं। तो बच्चों बात हम पुरातात्विक साक्ष्यों की कर लेते हैं। हम पुरातात्विक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य अगर हम बात करें कि आधे ऐतिहासिक काल के, ठीक है, ध्यान रखिए, आधे ऐतिहासिक काल के पुरातात्विक साक्ष्य क्या हैं जिनसे उत्तराखंड में इस काल से संबंधित घटनाओं का या संबंधित चीज़ों का हमें पता चलता है। ठीक है, देखिए बच्चों, अगर हम बात करें सबसे पहले पुरातात्विक साक्ष्यों में, तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले बच्चों मैं बात करूंगा मेरुदु भांड की। ठीक है, सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे मेरुदु भांड की। ठीक है, और मेरुदु भांड के बाद बात करेंगे बच्चों हम कप मार्क्स की। ठीक है, कप मार्क्स। और इसके बाद बच्चों हम बात करेंगे तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आप समझे भी होंगे, कॉपर या ताम्र। ठीक है, आप जानते होंगे। तो इस समय ताम्र उपकरण भी बड़ी मात्रा में प्राप्त हुए हैं उत्तराखंड में, जिन्हें हम कह सकते हैं ताम्र संस्कृति। ठीक है, ताम्र संस्कृति। ठीक है, और बच्चों अगर हम चौथी इंपॉर्टेंट बात करेंगे, तो चौथी इंपॉर्टेंट बात जो है उसकी बात बाद में करेंगे। पहले हम देखते हैं कि सबसे पहले हमने बताया मेरुदु भांड। आप साथ में नोट जरूर करते चलिएगा, जैसे मैंने अभी लिखा आप साथ साथ लिखिए और चीज़ों को समझते भी चलिए। ठीक है, तो मेरुदु भांड या ताम्र, इनका संबंध कैसे रहा है, ठीक है, इस बारे में हम पढ़ेंगे। और बच्चों आपको एक चीज़ और बता दूं, आप साथ में चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, पहली बार बच्चे जुड़े हैं, नए बच्चे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे बच्चों को भी सब्सक्राइब कराइए, शेयर कीजिएगा वीडियो। ठीक है,
क्योंकि आपके लिए हम ये वीडियो लाए हैं, आपकी उन्नति के लिए, जिससे आप में एक शैक्षिक माहौल पैदा हो सके, ठीक है, और व्यवहारिक ज्ञान भी आपको उत्तराखंड का मिल सके, ठीक है। तो चलिए चौथी जो चीज़ है बच्चों, वो भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है और उसका हमने नामकरण किया है महापाषाणीय। महापाषाणीय शब्दान, महापाषाणीय शब्दान, ठीक है। सबसे पहले बच्चों थोड़ा थोड़ा इन चीज़ों के बारे में जान लेते हैं कि मृदु भांड क्या होते हैं, कपमार्स क्या होते हैं, ताम्र संस्कृति क्या संबंध किससे है, और महापाषाणीय शब्दान क्या है, ठीक है। हम इसको एक एक नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 कर पढ़ेंगे और इन 4 टॉपिकों में हम कवर कर लेंगे उत्तराखंड का आधीय ऐतिहासिक काल, ठीक है। और इसको कवर करने के बाद हमारा तीसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट आएगा, जो लंबे समय तक चलेगा, जिसमें बहुत सारे राजवंश भी देखने को मिलेंगे, वो ऐतिहासिक काल में मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बच्चों मृदु भांड, ठीक है। अगर बच्चों मैं मृदु भांड की बात करूं तो मृदु भांड कहा जाता है मिट्टी के बर्तनों को। ध्यान रखिए, जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं या मिट्टी की जो भी चीज़ें बनी हुई प्राप्त हुई हैं, उन्हें मृदु भांड कहा जाता है, ठीक है। अगर बच्चों कपमार्स की बात करें तो कपमार्स किसे कहते हैं? अक्सर बच्चों में भ्रांति रहती है कि कपमार्स क्या होते हैं, पढ़ भी लेते हैं हम, रट भी लेते हैं, आंसर भी लगा देते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चला इस चीज़ का कि कपमार्स होते हैं क्या, ठीक है। देखिए अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में कहूँ, अभी मैं एक एक के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। कपमार्स हम कह सकते हैं कि हमारा पर्वतीय राज्य है, तो पत्थरों या कह सकते हैं या चट्टानों, ठीक है, पत्थरों या चट्टानों पर ओखली नुमा, पत्थरों या चट्टानों पर ओखली नुमा आकृति जो है, ध्यान रखिए, पत्थर या चट्टानों पर ओखली नुमा जो आकृति है उसे कहा जाता है कप मार्क्स, ठीक है। और ऐसा भी देखा गया कि जहाँ पत्थर नहीं भी हैं, खाली भूमि है, तो वहाँ भी कुछ आपकी कप मार्क्स प्राप्त हुए हैं। इनका उपयोग क्या होता था, इस बारे में अभी सटीक जानकारी नहीं हुई है, क्योंकि काफ़ी इतिहासकारों में, पुरातत्वविदों में इस बात को लेकर मतभेद है कि तत्कालीन मनुष्य ने इन कपमार्स को ज़मीन पर या पत्थरों के नीचे गहराई में क्यों बनाया होगा, ठीक है। तीसरी बात बच्चों को हम करते हैं ताम्र संस्कृति की। उत्तराखंड में काफ़ी स्थानों पर ताम्र औजार उपकरण बड़ी मात्रा में प्राप्त हुए हैं, जिन्हें हम पढ़ेंगे इसी लेक्चर में। और चौथी बात है बच्चों महापाषाणीय शब्दान। शब्दान से आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि उस समय जो कब्र बनाई जाती थी, ध्यान रखिए, उस समय जो कब्र बनाई जाती थी, तो उन कब्र को जब दफनाया जाता था किसी व्यक्ति को, मान लीजिएगा आप सपोज करो ये कोई कब्र बन गई, ठीक है, तो इस कब्र के चारों ओर बड़े बड़े पत्थर लगा दिए जाते थे। ध्यान रखिए, इस कब्र के चारों ओर जो है बड़े बड़े पत्थर लगा दिए जाते थे, और कभी कभी तो इसके ऊपर भी बड़ा सा पत्थर लगा दिया जाता था। तो कोई कब्र बनाई, उसके ऊपर बड़ा पत्थर लगा दिया उन्होंने, चारों तरफ पत्थर नुमा दीवार कर दी उस कब्र के, तो इस स्थिति को बोला गया था महापाषाणीय। पाषाण से आप जानते हो पत्थरों के उपयोग को कहते हैं, और शब्दान जो है वो कब्र को कहा जाता है जहां दफनाते होंगे, ठीक है। तो आप बेसिक चीज़ जान गए होंगे कि हम जो पुरातात्विक साक्ष्य पढ़ने वाले हैं आधीय ऐतिहासिक काल के, उसमें हम पहला पार्ट कौन सा पढ़ेंगे, मृदु भांड, उसके बाद कपमार्स, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी ताम्र संस्कृति, और चौथा होगा महापाषाणीय शब्दान, ठीक है। इन 4 चीज़ों को हम अलग अलग लेक्चरों में कवर करेंगे, और आज जो हम कवर करेंगे सबसे पहले वो इम्पोर्टेंट चीज़ कवर करने वाले हैं जिसे हम कपमार्स बोलेंगे, ठीक है। तो आप हेडिंग डाल के चलेंगे, सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल हमने पढ़ लिया था, अब हम पढ़ रहे हैं आधि ऐतिहासिक काल, तो इसके आगे हम शुरू करते हैं कपमार्स, ठीक है बच्चों। तो कपमार्स की स्थिति देखते हैं कि कपमार्स कैसे और कहाँ कहाँ प्राप्त हुए हैं, सबसे पहले किसने खोजे हैं, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, आप अब सबसे पहले हेड डालेंगे, जो साक्ष्य देखेंगे हम आधि ऐतिहासिक काल के, वो देखेंगे हम कपमार्स। तो बच्चों कपमार्स के बारे में जानते हैं आज हम कि कपमार्स क्या होते हैं, सबसे पहले कहाँ खोजे गए थे, खोजने का श्रेय किस व्यक्ति को जाता है, ठीक है। यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं कई बार। तो बच्चों अगर हम कपमार्स की बात करते हैं
तो ध्यान दीजिए, उत्तराखंड के अंदर कपमार्स होते क्या हैं, इसको हम परिभाषित कैसे करेंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि पत्थरों व चट्टानों, पत्थरों व चट्टानों पर, पत्थरों व चट्टानों पर ओखली नुमा, पत्थरों व चट्टानों पर ओखली नुमा जो आकृति होती है उसे कहा जाता है कपमार्स। समझिए इस चीज़ को, ये बिल्कुल ओखली की तरह होती है, जैसे कोई ओखली होती है, आपने देखा होगा धान कूटने के लिए या कोई चावल कूटने के लिए। तो कपमार्स किसे कहेंगे हम, कि जो पत्थर और चट्टानों पर जो ओखली नुमा आकृतियाँ मिली हैं, ढूंढी गई हैं, इन्हें कहा जाता है कपमार्स। ठीक है, अगर बात करें बच्चों हम नेक्स्ट पॉइंट की, तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उत्तराखंड के अंदर सबसे पहले कपमार्स खोजने का श्रेय किस व्यक्ति को जाता है, और उस व्यक्ति ने उत्तराखंड में सबसे पहले जो कपमार्स की खोज की थी वो कौन से स्थान पर की थी। ठीक है, तो इस बात को जानते हैं बच्चों कि सबसे पहले उत्तराखंड के अंदर किस व्यक्ति के द्वारा, उत्तराखंड के अंदर सबसे पहले किस व्यक्ति के द्वारा कपमार्स की खोज की गई थी और कितने कपमार्स जो हैं वो खोजे गए थे। ठीक है, तो ध्यान रखिए, सबसे पहले जो कपमार्स खोजने का श्रेय जाता है वो एक अंग्रेज या कह सकते हैं कि ब्रिटिश व्यक्ति था, पुरातत्वविद था। उस व्यक्ति का नाम था आपका विलियम, उस व्यक्ति का नाम है आपका विलियम हेनवुड। ठीक है, तो विलियम हेनवुड ने सबसे पहले वर्ष 1856 में, ध्यान दीजिए, विलियम हेनवुड ने सबसे पहले 1856 में उत्तराखंड के अंदर कपमार्स खोजे थे, और इसने कपमार्सों की खोज की थी आपकी देवीधुरा में। और देवीधुरा को आप जानते होंगे, देवीधुरा आपका पड़ता है चंपावत जिले के अंदर। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि कपमार्स की खोज का श्रेय जो है वो सर्वप्रथम किस व्यक्ति को जाता है, ध्यान रखिए, उत्तराखंड में सबसे पहले कपमार्स को खोजने का श्रेय वो जाता है विलियम हेनवुड को। 1856 में देवीधुरा, देवीधुरा को आप जानते होंगे बगवाल मेले के लिए विश्व प्रसिद्ध और बहुत विख्यात है, और ये पड़ता है आपका चंपावत जिले में। ठीक है, अगर बात करें बच्चों हम कि इसके बाद आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कि उत्तराखंड के अंदर सबसे पहले, ध्यान रखिए, उत्तराखंड के अंदर सर्वप्रथम, उत्तराखंड में सर्वप्रथम पुरातात्विक खोज का श्रेय, उत्तराखंड में सर्वप्रथम पुरातात्विक खोज। ठीक है, अगर बात करें बच्चों कि उत्तराखंड में सर्वप्रथम पुरातात्विक खोज किस व्यक्ति के द्वारा हुई थी, तो वो भी आपका व्यक्ति होगा विलियम हेनवुड। ध्यान रखिए, सबसे पहले पुरातात्विक खोज का श्रेय भी विलियम हेनवुड को जाता है। ठीक है, अगर बात करें बच्चों इसके बाद हम तीसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो आप समझ रहे होंगे कपमार्स क्या होते हैं उत्तराखंड में। तो मैंने बताया पत्थरों और चट्टानों पर जो ओखली नुमा आकृति होती है उन्हें कपमार्स कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहले सर्वप्रथम विलियम हेनवुड 1856 में चंपावत जिले के अंदर देवीधुरा के पास में ओखली नुमा आकृतियों को ढूंढता है, जिन्हें कपमार्स नाम दिया गया। ठीक है, सबसे पहले ये व्यक्ति था जिसने उत्तराखंड में खोजा था किसको, कपमार्स को। ठीक है, और अगर ओवरऑल पूछता है कि सबसे पहले पुरातात्विक कार्य या सबसे पहले पुरातात्विक खोज का श्रेय उत्तराखंड में किस व्यक्ति को जाता है आपका, तो वो भी विलियम हेनवुड को जाता है। ठीक है बच्चों, और इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, अगला महत्वपूर्ण पॉइंट क्या होगा। तो अगले महत्वपूर्ण पॉइंट में आते हैं हम। अब बात आती है इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की, तो ध्यान रखिए, एक व्यक्ति था जॉन हेनरी कार्नेक, इसका नाम अच्छे से ध्यान रखिएगा, जॉन हेनरी कार्नेक। ठीक है, इस व्यक्ति ने क्या काम किया कि वर्ष 1877 में, ध्यान रखिए, वर्ष 1877 ईस्वी को उत्तराखंड के अंदर एक कपमार्स खोजे थे, और वो कपमार्स इसने जो खोजे थे वो चंद्रेश्वर मंदिर में खोजे गए थे। ध्यान रखिए, चंद्रेश्वर मंदिर। अगर बात करें बच्चों कि चंद्रेश्वर मंदिर है कहाँ पर, तो चंद्रेश्वर मंदिर आपका पड़ता है द्वारहाट। द्वारहाट को आप भली भांति जानते होंगे,
और द्वारहाट आपका पड़ता है अल्मोड़ा जिले के अंदर। ठीक है, तो ध्यान रखिए, उत्तराखंड के अंदर जॉन हेनरी कार्नेक ने 1877 को चंद्रेश्वर मंदिर किधर है आपका? द्वारहाट किधर है आपका? अल्मोड़ा। इस स्थान पर जो है कप मार्स की खोज की थी। ठीक है, इसके बाद बच्चों कुछ स्थान और रहे हैं। इससे पहले एक नोट कर लेना कि इस कार्नेक ने लगभग 200 कप मार्स खोजे थे। कितने कप मार्स खोजे थे आपके? 200। ठीक है, अगर बात करें बच्चों नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट की बात आती हमारी कि कुछ और स्थान थे, जैसे आपने पढ़ा होगा एक अल्मोड़ा के अंदर एक पड़ता है आपका नोला गांव। ध्यान रखिए, एक स्थान पड़ता है आपका नोला गांव और नोला गांव पड़ता है आपका अल्मोड़ा में। ठीक है, तो इस स्थान पर जो है कुछ कपमार्स खोजे गए थे और उन कपमार्स को खोजने का श्रेय जाता है बच्चों यशोधर मठपाल को। उन कपमार्स को खोजने का श्रेय किसको जाता है बच्चों? यशोधर मठपाल को जाता है। ठीक है, तो आज हमारा हो गया कपमार्स। अगली वीडियो में हम कल कवर करेंगे मृदु भांड और अन्य चीज़ों को। ठीक है, आज के लिए इतना बाकी।